सिद्धार्थ और गुल्लू को बगीचे में बैठा देखकर रंजना उसके पास पहुंच गई थी। रंजना को वहां आया देखकर सिद्धार्थ खुश हो गया था। रंजना उससे याद ना करने को लेकर शिकायत करने लगी थी। सिद्धार्थ भी रंजना की शिकायत सुन रहा था। आखिर सुने भी क्यों ना, उसने गलती जो की थी। जिंदगी की भाग दौड़ में सिद्धार्थ ये बात भूल ही गया था कि रंजना से मिले हुए उसे कितने दिन हो गए हैं। रंजना उसके पास बैठ गई थी और जब रंजना ने उसे अपनी कमर दिखाई तो वहां लगे घाव को देखकर सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया था। ये क्या हुआ तुम्हें रंजना? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला। आपके पास टाइम कहाँ है अपनों का हालचाल पूछने का? आप तो बस बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में लगे हुए हैं ना। रंजना रुआंसी होकर बोली। उसकी आवाज में कमर में लगे घाव का दर्द साफ साफ झलक रहा था। अरे बेटा, मैं सच में थोड़ा बिजी हो गया था और 3 दिन पहले तक तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। तुम ठीक थी ना? सिद्धार्थ ने रंजना के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। आपसे मैंने कहा कि मैं ठीक हूं? रंजना ने थोड़ा गुस्से से सवाल किया। नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। फिर आपने ये कैसे मान लिया कि मैं ठीक हूं? जिस दिन सुकृति दीदी को लेकर गए थे आप, उस दिन भी मैं आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप मिले ही नहीं। उनकी तबीयत खराब होने से हंगामा मचा हुआ था। रंजना ने सिद्धार्थ से कहा। तुम्हारी तबीयत उस दिन भी खराब थी रंजना? सिद्धार्थ ने सवाल किया। हाँ, उसके एक दिन पहले ही मुझे चोट लगी थी। उस दिन भी मैं आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप उस दिन भी नहीं मिले थे। मैंने वेदिका आंटी से पूछा तो पता चला कि आप अभिमन्यु अंकल के साथ जयपुर चले गए हैं। रंजना ने जवाब दिया। चूंकि रंजना को सिद्धार्थ की हकीकत मालूम थी कि सिद्धार्थ के पास ऐसी शक्ति है जिससे वो जादुई बारिश करा सकता है और उस जादुई बारिश से वो किसी के भी घाव ठीक कर सकता है, इसलिए जब उसे चोट लगी तो वो सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। लेकिन सिद्धार्थ अपने आप में इतना व्यस्त था कि वो रंजना को मिलने का समय ही नहीं दे पाया था। आई एम रियली सॉरी रंजना, सिद्धार्थ ने रंजना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और उसके बाद बोला। आओ चलो, मैं तुम्हारा घाव सही कर देता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने रंजना का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके कमर पर जादुई बारिश कराने लगा था। देखते ही देखते रंजना का दर्द गायब हो गया था और उसके कमर में जो घाव लगा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। सिद्धार्थ के जादुई बारिश से रंजना ठीक हो गई थी और सिद्धार्थ उसे जाने को कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। भाई, इसका घाव तो ठीक कर दिया है, इसके घाव के बारे में भी पूछ ले कि इसे लगा कैसे। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ को अचानक से ध्यान आया कि हाँ, उसने रंजना से तो ये सवाल पूछा ही नहीं और वो रंजना की ओर देखते हुए बोला। रंजना, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? जैसे ही सिद्धार्थ ने रंजना से ये सवाल किया कि रंजना एकदम से घबरा गई और हड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ से बोली। कुछ नहीं सिद्धार्थ भैया, मैं गिर गई थी। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ आगे उससे कुछ कहता कि उसे गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। झूठ बोल रही है, ऐसी चोट गिरने से नहीं लगती। उसकी बात सुनकर रंजना से कुछ और पूछने जा रहा सिद्धार्थ चुप हो गया और बात घुमाते हुए बोला। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो रंजना? सिद्धार्थ के इतना कहने पर रंजना का शरीर ठंडा सा हो गया था और उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ तुरंत समझ गया था कि रंजना झूठ बोल रही है, इसलिए वो रंजना के ऊपर दबाव देते हुए बोला। क्या बात है रंजना, तुमको कोई दिक्कत हो तो हमसे कहो, बताओ कैसे लगी ये चोट? सिद्धार्थ के ये सवाल पूछने के बाद रंजना ने उसे टालकर जाना चाहा, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और पास में बैठाते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे छुपा क्या रही हो? सिद्धार्थ ने दोबारा से जब रंजना से ये सवाल किया तो रंजना एकदम से टूट गई और उसने रोना शुरू कर दिया था। रंजना को रोते देखकर सिद्धार्थ बहुत परेशान हो गया था। सिद्धार्थ के साथ साथ उसके बगल में बैठा गुल्लू भी परेशान हो उठा था। किसी ने तुम्हें टॉर्चर किया क्या? सिद्धार्थ ने रंजना से सवाल किया और उसके सवाल करने के बाद रंजना ने हाँ में सिर हिला दिया था। किसने? सिद्धार्थ ने अगला सवाल किया। रवि अंकल के दोस्त अविनाश ने, रंजना ने जवाब दिया। हालांकि सिद्धार्थ अविनाश के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो रवि को अच्छे से जानता था। रवि कितना निहायती कमीना इंसान है, ये चीज सिद्धार्थ ने तभी देख ली थी जब रंजना की मदद करने के खातिर रवि ने गुल्लू को ईगल गैंग के हाथों बेच दिया था और उसके बाद सिद्धार्थ को गुल्लू का पता लगाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्या क्या था अविनाश ने? रंजना की हालत देखकर सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया था और सिद्धार्थ के सवाल पूछने के बाद रंजना ने लगभग 5 दिन पहले घटी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया था।
रवि को जेल भिजवाने के बाद सिद्धार्थ ने रंजना, उसके भाई और उसके दादाजी की जिम्मेदारी अभिमन्यु के ऊपर सौंप दी थी और अभिमन्यु बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन थी। सिद्धार्थ के कहने पर अभिमन्यु उन तीनों के लिए खाना पानी का प्रबंध कर देता था, लेकिन रंजना को अपने पशुओं का चारा लाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी और इसी के चक्कर में रंजना दूर दूर तक भटकती रहती थी। लगभग 5 दिन पहले जब रंजना अपने पशुओं के लिए चारा लाने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में अविनाश मिल गया। चूंकि अविनाश रवि के साथ रंजना के घर पर आता जाता रहता था, इसलिए रंजना अविनाश को भली भांति पहचानती थी और जब अविनाश ने उसे रोका तो वो रुक गई थी। कहाँ जा रही हो रंजना? अविनाश ने रंजना से सवाल किया। घास लाने चाचू, रंजना ने जवाब दिया। चूंकि अविनाश को पता था कि रवि जेल में है, इसलिए उसे वहां एक मौका दिखा और उसने एक फूल सी बच्ची रंजना को, जिसकी उम्र अभी मात्र 14 साल की थी, उसके साथ घास काटने में हाथ बटाने के बहाने से जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो रंजना की किस्मत अच्छी थी कि वो अविनाश के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो गई, वरना आज वो कहीं मरी पड़ी होती। लेकिन वहां से भागते वक्त रंजना फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में जो हंसुआ था जिसे वो घास काटने में यूज करती थी, वो उसके कमर में घुस गया था। सिद्धार्थ ने जब रंजना के मुंह से अविनाश की बदतमीजी की बात सुनी तो उसका खून खौल गया था। सिद्धार्थ वैसे ही लड़कियों की बहुत इज्जत करता था और उनके साथ छेड़छाड़ करने वालों को समाज का कोढ़ मानता था। ऊपर से रंजना तो एक बच्ची थी। कहाँ रहता है ये अविनाश? सिद्धार्थ ने रंजना से सवाल किया। पड़ोस के गांव में, रंजना ने जवाब दिया। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया और हवेली की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने अभिमन्यु से बाइक ली और कुछ देर में आने की बात कहकर गुल्लू और रंजना को लेकर अविनाश की घर की तरफ निकल गया था। अविनाश का घर वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ मात्र कुछ मिनटों में ही अविनाश के घर पहुंच गया था। अविनाश का घर काफी बड़ा बना हुआ था, जिससे ये पता चल रहा था कि अविनाश रईस इंसान है। यही है अविनाश का घर? सिद्धार्थ ने रंजना की ओर देखते हुए कहा। हाँ, रंजना ने जवाब दिया और उसके बाद सिद्धार्थ रंजना और गुल्लू को साथ लेकर अंदर चला गया था। सिद्धार्थ जब घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर एक बहुत बड़ा आंगन बना हुआ था, जिसमें कई सारी कुर्सियां पड़ी हुई थी और उन कुर्सियों के ऊपर कई सारे आदमी बैठे हुए थे। उन्हीं कुर्सियों के सामने एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी जो अभी तक खाली थी। चूंकि सिद्धार्थ अविनाश को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने रंजना से अविनाश को ढूंढने को कहा और रंजना अविनाश को इधर उधर खोजने लगी थी। अभी वो लोग अविनाश को खोज ही रहे थे कि तभी वहां पर हलचल हुई और एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर कुर्सी पर बैठ गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अविनाश का चाचा हरिनाथ था, जो कि आसपास के कई गांवों का सरपंच था। हरिनाथ जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठे कि उनकी निगाह सिद्धार्थ के ऊपर चली गई और वहां पर एक अनजान चेहरे को देखकर उन्होंने अपने एक आदमी को बुलाया और सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हुए हरिनाथ ने उनके कान में कुछ कहा और फिर वहां आए हुए लोगों से बातचीत करने में मशगूल हो गए थे। वो आदमी जिसे हरिनाथ ने भेजा था वो सिद्धार्थ के पास पहुंच गया था और सिद्धार्थ से बोला, किससे मिलना है आपको? उसके इतना कहने पर सिद्धार्थ ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा लिया और बोला, हमें अविनाश जी से मिलना है। क्या काम है? उस आदमी ने छूटते ही सवाल किया। हमें उन्हीं से काम है, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। सिद्धार्थ ने सीधा जवाब देते हुए कहा, वो अभी घर पर नहीं है, इसलिए आपको जो काम है मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। उस आदमी ने सिद्धार्थ से कहा, आपको नहीं बताना, आप उन्हें बुलाइए, उसके बाद आपको खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। सिद्धार्थ ने तीखी आवाज में उस आदमी को जवाब दिया। सिद्धार्थ उस आदमी को जवाब देते हुए जरा सा भी नहीं घबरा रहा था। और सिद्धार्थ आखिर घबराए क्यों? जिस आदमी ने एक दिन पहले ही एक राज्य के होम मिनिस्टर और उस राज्य के डीसीपी को उड़ाया हो, वो आखिर एक मामूली से सरपंच से क्यों डरने वाला था? लेकिन सिद्धार्थ ने जैसे ही उस आदमी को तीखी आवाज में जवाब दिया कि उस आदमी का पारा हाई हो गया था और वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, तुमको बोलना हो तो बोलो, वरना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना पीट दिए जाओगे। उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ उससे कुछ कहता कि सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी, इससे बोलो कि मैं अविनाश के लिए कुछ लेकर आया था। और गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने उससे वही कहा, मैं अविनाश के लिए कुछ लेकर आया था। क्या? उस आदमी ने सवाल किया।
उसके सवाल करने के बाद सिद्धार्थ ने गुल्लू की तरफ देखा और कहा, जड़ दो अब। गुल्लू के इतना कहते ही सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। क्या? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला। जड़ दो भाई, गुल्लू ने कहा। पक्का? सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। सिद्धार्थ और गुल्लू आपस में बातें कर रहे हैं। रंजना ये बात जानती थी, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो आदमी भौचक्का खड़ा हुआ था। उस बिल्ली से क्या बात कर रहे हो बे? क्या लेकर आए थे? बताओ वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उस आदमी ने सिद्धार्थ के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला। जैसे ही उस आदमी ने गुल्लू को बिल्ला कहा कि गुल्लू का पारा हाई हो गया था और वो चीखते हुए बोला, अब अगर इस आदमी को ना मारा तो मैं इसे जिंदा निकल जाऊंगा। गुल्लू ने जैसे ही इतना कहा कि सिद्धार्थ ने आओ देखा न ताओ, उसने बस अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्ति का ध्यान किया और एक मुक्का सीधा उस आदमी के सीने पर जड़ दिया था। सिद्धार्थ का मुक्का पड़ते ही उस आदमी की चीख निकल गई थी और उसके दोनों पैर हवा में उड़ गए थे और वो जाकर उन्हीं लोगों के ऊपर गिर गया था जो हरिनाम के सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वो आदमी वहां पर जाकर गिरा कि वहां बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई थी और वे उठकर भागने लगे थे। हरिनाथ एकदम से हक्का बक्का होकर कभी अपने सामने पड़े आदमी को तो कभी सिद्धार्थ को ताक रहे थे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में इस लड़के ने उसके आदमी को क्यों कूट दिया है। सिद्धार्थ अब पूरी तरह से रौब में आ चुका था। अविनाश कौन है? चुपचाप अपने आप से बाहर आ जाए, वरना ऐसी पिटाई लगाऊंगा कि पूरी जिंदगी खाट में खाना पकाना चलता रहेगा। सिद्धार्थ ने हरिनाथ की ओर देखते हुए कहा। कहां अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ इंद्रनगर के बारे में सोच रहा था और कहां अब वो हरिनाथ के सामने खड़ा हुआ था। एक मासूम के साथ हुई ज्यादती ने सिद्धार्थ का खून इतना खौला दिया था कि वो अपना मकसद भूल गया था। सिद्धार्थ अभी उन लोगों को धमकी दे ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और सिर पर वार होते ही सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया था। सिद्धार्थ को नीचे गिरते देखकर रांझना की चीख निकल गई थी और गुल्लू का आकार अपने आप बढ़ने लगा था। क्या यहाँ से गुल्लू लेने वाला है रांझना का बदला? अगर हाँ, तो क्या खुल जाएगा सिद्धार्थ का राज? और क्या ये लड़ाई सिद्धार्थ की राह में अटकाने वाली है रोड़े? और क्या होने वाला है अब सिद्धार्थ के साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।